गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। मेरी वीडियो में एक दिन का गैप हो गया, एक दिन मैंने अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, है ना। लेकिन आप लोग चैनल से लगातार जुड़े रहिए, अन्य टीचर्स के वीडियो आपके लिए लगातार अपलोड हो रहे हैं, है ना। आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। इस समय सबके पास अच्छा समय है पढ़ने का, है ना कोई स्कूल, ना कोई कॉलेज, ना कोई कोचिंग, सिर्फ घर पे रहना है ना। और घर पे रह के आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जैसे ही ये कोरोना काल जाएगा बहुत सारी वैकेंसियाँ एक साथ आएंगी, फिर हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हम किस वैकेंसी में या किस क्षेत्र में जाना चाहें। तो आप लोग पहले से अपना डिसीजन ले लीजिए और स्टडी को रेगुलर रखिए, मेंटेन रखिए, है ना। मेरा मानना है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत सारे पेन खाली कर दिए होंगे, बहुत सारे कॉपी किताबें रजिस्टर भर गए होंगे, है ना। उंगलियों में दर्द होने लगेगा, है ना। तो जिनके बहुत से पेन खाली हो गए हैं, जिनकी बहुत सी कॉपियाँ भर गई हैं और जिनकी उंगलियों में दर्द होने लगा है, वो समझ लें कि वो सही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। और जिनके साथ अभी ऐसा नहीं हो रहा है वो समझें कि वो अभी सही दिशा में नहीं है, उन्हें सही दिशा में जाने का प्रयास करना है। तो आप लोग लगातार प्रयासरत रहिए। हम लोग अपनी तरफ से जितना हो सकेगा बेटर से बेटर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक्स में अपन ने संविधान का भाग 1 संघ एवं राज्य, है ना, और संविधान का भाग 2 नागरिकता, इन दोनों टॉपिक को अपन ने कंप्लीट किया है ना। आज अपन संविधान के भाग 3 में प्रवेश करते हैं, जो संविधान की किसी संविधान विशेषज्ञ ने, है ना, मैं उसका नाम भी बता रहा हूँ, किसी संविधान विशेषज्ञ ने संविधान के भाग 3 को संविधान की आत्मा कहा है ना। और उस संविधान विशेषज्ञ का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आज अपन संविधान की आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, मैं यहाँ पर आत्मा बोल रहा हूँ तो कंफ्यूज मत हो जाना। अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की आत्मा है तो हमारा आंसर संविधान की प्रस्तावना होता है ना। अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की का प्रवेश द्वार है या भारतीय संविधान की कुंजी या की या चाबी है तो हमारा आंसर होता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी जाए और लैंग्वेज कर दी जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा है, तो हमारा आंसर हो जाता है संविधान का भाग 3, और भाग 3 में वर्णित अनुच्छेद 32, जिसे अपन नाम देते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर। तो ध्यान देना, अगर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग आता है तो संविधान का अनुच्छेद 32 जो संविधान के भाग 3 में है, जिसे अपन नाम देंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम संविधान के भाग 3 में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। और संविधान के भाग 3 में जिस विषय का वर्णन किया गया है ना, उस विषय को अपन ने नाम दिया है, या भारतीय संविधान में नाम दिया गया है मौलिक अधिकार। क्लियर। जो संविधान का भाग 3 है ये अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। क्लियर। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। लेकिन इसके अंतर्गत जो मूल मौलिक अधिकार हैं, है ना, वो 12 से 35 तक नहीं है। जो मूल मौलिक अधिकार हैं वो हैं अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक, है ना। अनुच्छेद 12 और 13 मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकारों की व्याख्या से रिलेटेड हैं। अनुच्छेद 33, 34 और 35 ये भी मूल मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। क्लियर। तो हम प्रवेश कर रहे हैं भाग 3 में, जिसे नाम दिया गया मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार मतलब हैं क्या ये? क्लियर। तो मौलिक को अगर हम यहाँ पर और शाब्दिक अर्थ इसका निकालें तो मौलिक का मतलब होता है मूल, है ना, और मूल का मतलब होता है उत्पत्ति, है ना। और उत्पत्ति अगर मानव की देखी जाए तो मानव की उत्पत्ति को हम क्या नाम दे सकते हैं? जन्म। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मौलिक अधिकार को दूसरा शब्द दिया जा सकता है मूल, और मूल का मतलब होता है उत्पत्ति। मूल मतलब जहां से शुरुआत होती है वो मूल है ना। जैसे हम क्या नाम दे सकते हैं? उत्पत्ति या जन्म। तो मौलिक अधिकारों को अगर हम देखें तो मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं, देखना यहां से मौलिक, मूल, उत्पत्ति और जन्म, ठीक है। तो मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के रूप में, अगर हमने व्यक्ति के रूप में जन्म लिया है, अगर जानवरों के रूप में लिया है तो कोई अधिकार नहीं है ना, पेड़ पौधे के रूप में है तो कोई अधिकार नहीं। लेकिन अगर हमने व्यक्ति के रूप में जन्म लिया है ना, तो जन्म लेते ही हमें प्रकृति द्वारा जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं वो सारे के सारे अधिकार कौन से होते हैं? मौलिक अधिकार। हाँ, भारतीय संविधान देगा, लेकिन प्रकृति भी प्रदान कर रही है। क्लियर। देखिए कैसे,
फिर से रिपीट कर रहा हूं, मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के रूप में जन्म लेने के कारण प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इन अधिकारों को क्या नाम दिया जाता है? मौलिक अधिकार। ठीक, अगर हम मौलिक अधिकारों को देखें तो मौलिक अधिकार को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, सीमाओं में नहीं बांध सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें कि भारत के नागरिक हैं तो भारत के नागरिकों के भारत के अंदर मौलिक अधिकार हैं, भारत से बाहर जाएं तो कोई मौलिक अधिकार नहीं है ना। ये कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश में आए तो कोई मौलिक अधिकार नहीं है, उसके भी मौलिक अधिकार हैं, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ हैं। तो सीधा सा बोलते हैं कि मौलिक अधिकारों को किसी देश की सीमा में नहीं बांध सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये देखना, अर्थात अगर हम देखें तो प्रत्येक जो मौलिक अधिकार हैं वो प्रत्येक, जैसे हमारा देश है, हमारे देश की सीमा है, क्लियर, हमारे देश में संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को देश की सीमा के अंदर लागू किया गया है ना। तो इस सीमा के अंदर चाहे कोई भारतीय रहे, है ना, और चाहे कोई विदेशी व्यक्ति घूमने आए, उस व्यक्ति को भी मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे? प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त होंगे, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि संविधान का जो भाग 3 है ये 12 से लेकर 35 तक है, क्लियर, लेकिन मूल जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक हैं। तो 14 से लेकर 32 तक जितने मौलिक अधिकार हैं वो संपूर्ण भारतीयों को प्राप्त हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत घूमने आता है तो उसे कौन कौन से नहीं मिलेंगे? 15 नहीं मिलेगा, 16 नहीं मिलेगा, 19 नहीं मिलेगा, 29 नहीं मिलेगा और 30 नहीं मिलेगा, यानी 5 नहीं मिलेंगे। बाकी सारे के सारे मौलिक अधिकार उसे भी क्या हो जाएंगे? प्राप्त हो जाएंगे। तो सीधा सा मेरा कहना है कि मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के रूप में जन्म लेने के कारण हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, क्लियर। इन अधिकारों को किसी देश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, परंतु कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे भारतीयों को, और अधिकांश मौलिक अधिकार क्या होंगे? भारतीयों के साथ साथ विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, मौलिक अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है, अभी ध्यान देने, मौलिक क्यों कहते हैं? ठीक है, मौलिक अधिकारों को मौलिक या मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अधिकार, जो मौलिक अधिकार हैं, एक व्यक्ति का चहुमुखी विकास करते हैं, चारों तरफ से चहुमुखी विकास करते हैं व्यक्ति का। चहुमुखी में क्या क्या चीजें आएंगी? बौद्धिक, ठीक है, व्यक्ति के बौद्धिक विकास किससे रिलेटेड है? मौलिक अधिकारों से। ठीक, व्यक्ति का नैतिक विकास किससे रिलेटेड है? मौलिक अधिकारों से। ठीक, व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास किससे रिलेटेड है? मौलिक अधिकारों से। ठीक है, और व्यक्ति का अगर हम देखें तो व्यक्ति का जो भौतिक विकास है ना, वो भी किससे रिलेटेड है? मौलिक अधिकारों से। तो व्यक्ति का ये चारों क्षेत्रों में विकास करते हैं। बौद्धिक कैसे? देखना, जैसे हमारे समाज में समानता स्थापित की गई है, क्लियर। मौलिक अधिकारों में कहा गया है, जो पहला मौलिक अधिकार है वो समानता का अधिकार है, जिसके द्वारा समाज में समानता स्थापित करने का क्या किया गया है? प्रयास किया गया है। बौद्धिक हो गया। नैतिक, हमें भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, व्यापार करने की स्वतंत्रता है। आध्यात्मिक, पूरे का पूरा एक मौलिक अधिकार धर्म से संबंधित है, क्लियर। भौतिक, जो अपना हमारा जो 5वां मौलिक अधिकार है वो शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित है, क्लियर। तो इन अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह व्यक्ति का चहुमुखी, अर्थात व्यक्ति का बौद्धिक, व्यक्ति का नैतिक, व्यक्ति का आध्यात्मिक और व्यक्ति का भौतिक विकास करते हैं, इसलिए इसे हम नाम क्या देते हैं? मौलिक अधिकार। समझ में आया परिभाषा क्या है इनकी? फिर से रिपीट कर रहा हूं, मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के रूप में जन्म लेने के कारण, ध्यान देना, मौलिक अधिकार वह अधिकार हैं जो व्यक्ति के रूप में जन्म लेने के कारण हमें प्रकृति प्रदान कर देती है। ऐसे अधिकारों को क्या नाम देते हैं? मौलिक अधिकार, क्लियर। मौलिक अधिकारों को किसी देश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, अर्थात यह देश के निवासियों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। लेकिन भारतीय संविधान के कुछ मौलिक अधिकार, सिंगल 5 ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसे मिलते हैं? भारतीयों को। 15, 16, 19, 29 और 30। इसके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो भारतीयों के साथ साथ अन्य विदेशी व्यक्तियों को भी क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह व्यक्ति का चहुमुखी, अर्थात व्यक्ति का बौद्धिक, व्यक्ति का नैतिक, व्यक्ति का आध्यात्मिक और व्यक्ति का भौतिक विकास करते हैं, इसलिए इन्हें नाम क्या दिया जाता है? मौलिक अधिकार। क्लियर हुआ? दूसरे टॉपिक में चलते हैं। ठीक,
अगर ये इतने अच्छे अधिकार हैं तो ये आई कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुई, किस देश ने पहले इन्हें लागू किया, कैसे आई, इनका इतिहास क्या है ना। तो अगर मौलिक अधिकारों के अपन इतिहास की बात करें, ध्यान दीजिएगा कि मौलिक अधिकार आए कहाँ से हैं, है ना। तो देखिएगा बाकायदा इसके लिए एक चार्ट से कंप्लीट करते हैं, है ना। 4 देशों को अपन शामिल करते हैं, ठीक, मौलिक अधिकारों में। देखिएगा पहला ले लेते हैं ब्रिटेन, ठीक, दूसरा लेते हैं अपन फ्रांस, ठीक है, तीसरा लेते हैं अमेरिका, ठीक, और चौथा लेते हैं अपना देश भारत। इन पे बात करते हैं कि मौलिक अधिकार कैसे आए, कहाँ से आए, क्या इनकी व्यवस्था हुई थी, ठीक। तो सबसे पहले किसे लेना है, इंग्लैंड को, ब्रिटेन को, है ना। तो अगर हम मौलिक अधिकारों की मांग की बात करें कि सर्वप्रथम विश्व में मौलिक अधिकारों की मांग किस देश की जनता ने की थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन, क्लियर। क्योंकि संसदीय व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, सबसे पहले यह संसदीय व्यवस्था या संवैधानिक व्यवस्था का जनक कौन है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन है। तो निश्चित सी बात है, संविधान मौलिक अधिकार देता है तो नॉर्मल सी बात है इनकी मांग भी पहली बार कहाँ उठाई जाएगी, संविधान में, सॉरी इंग्लैंड में, क्लियर। तो अगर विश्व में हम देखें तो विश्व में मौलिक अधिकारों की जो सर्वप्रथम मांग आई है वो सर्वप्रथम मांग कहाँ आई थी, इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में 1215 ईस्वी में जो इंग्लैंड के राजा थे, सम्राट थे, उनका नाम था जॉन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इंग्लैंड में 1215 में वहां के जो सम्राट थे उनका नाम था जॉन, ठीक। तो 1215 ईस्वी में इंग्लैंड की जनता ने अपने सम्राट जॉन के समक्ष कुछ मांगों का एक ब्यौरा प्रस्तुत किया कि हमें ये चाहिए आपसे, है ना। और वहां के सम्राट जॉन ने वहां इंग्लैंड की प्रजा की समस्त मांगे क्या कर ली, स्वीकार कर ली, है ना। इसी इतिहास में ध्यान दीजिएगा, इस घटना को या इस ब्यौरा को इतिहास में क्या नाम देते हैं, महाअधिकार पत्र, इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा, क्लियर। तो ध्यान देना, विश्व स्तर पर अगर पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की बात होगी कि मौलिक अधिकार पहली बार किस देश की जनता के द्वारा मांगे गए, तो पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग कहां आई थी, इंग्लैंड में। और इंग्लैंड की जनता ने 1215 ईस्वी में अपने सम्राट जॉन के समक्ष अपने अधिकारों का या अपनी मांग का एक ब्यौरा प्रस्तुत किया था, जिसे जॉन के समक्ष, जॉन के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिसे इतिहास में या इंग्लैंड के इतिहास में हम नाम क्या देते हैं, महाअधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा, क्लियर। तो सबसे पहला इंग्लैंड 1215 जॉन, महाअधिकार पत्र और मैग्ना कार्टा, क्लियर। अब आते हैं फ्रांस में, ठीक। फ्रांस में अगर प्रारंभ में देखें तो फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, क्लियर। वहां पर भी भारत जैसे राजा महाराजा शासन किया करते थे, ठीक। 1774 ईस्वी में अगर हम देखें, ध्यान दीजिएगा, तो 1774 ईस्वी में फ्रांस का जो शासक बना था उसका नाम था लुई 16वां, ध्यान देना, लुई फर्स्ट से लेकर लुई 16 तक जाते हैं, इन लोगों ने एक नाम पकड़ लिया था लुई, सीधे नंबर बढ़ाते गए, लुई फर्स्ट, लुई सेकेंड, लुई थर्ड, लास्ट पहला लुई फर्स्ट और लास्ट लुई 16वां, ठीक। 1674 ईस्वी में फ्रांस का जो शासक था उसका नाम था लुई 16वां, और इसका जो वंश था, इसके वंश का नाम था बूर्बो वंश, ये बूर्बो वंश का शासक था। यानी लुई जो नाम के शासक थे वो किस वंश के थे, बूर्बो वंश के, क्लियर। तो 1774 ईस्वी में फ्रांस का शासक बना लुई 16वां, ये बहुत ही क्रूर और तानाशाही शासक था, ठीक। जब इसने क्या किया, फ्रांस की जनता पर अत्याचार करना शुरू किया। तो जैसे हमारा भारतीय समाज है ना, वो 4 भागों में बटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जाति के आधार पर, है ना। लेकिन जो फ्रांस का समाज था वो आर्थिक आधार पर 3 भागों में बटा था। फर्स्ट स्टेज, इसमें मुख्यतः वहां का कौन होता था, पादरी वर्ग जो धार्मिक है। सेकेंड स्टेट, यहाँ पर इसमें मुख्यतः कुलीन वर्ग यानी पैसे वाले लोग होते थे, है ना। और तीसरा जो था वो थर्ड स्टेट, यहाँ पर फ्रांस की सामान्य जनता होती थी। तो लुई 16वें ने क्या किया, 1789 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, लुई 16वें ने 1789 ईस्वी में फ्रांस में टैक्स बढ़ा दिए। और जब टैक्स बढ़ाए तो एक चीज फ्रांस में व्यवस्था और थी कि जो फर्स्ट स्टेट था, पादरी वर्ग जो धार्मिक था, वो टैक्स फ्री था, उसे टैक्स नहीं देना था। फिर 2 बचे, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो सेकेंड स्टेट के लोग पैसे वाले थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, टैक्स बढ़े या घटे, लेकिन थर्ड स्टेट वालों को भयंकर प्रॉब्लम हुई। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस का जो थर्ड स्टेट के लोग थे, सामान्य वर्ग के लोग थे, इन्होंने 1789 में अपने शासक लुई 16वें के विरुद्ध क्या कर दी, आंदोलन कर दिया, जिसे इतिहास में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्लियर। 1789 में क्रांति की
थी यह क्रांति 1791 तक चली। 1791 में वहाँ का जो शासक लुई 16वां है उसे फांसी दे दी गई, है ना। और फांसी के बाद वहां पर फ्रांस में पहली बार तंत्रात्मक सरकार की स्थापना का क्या किया गया, प्रयास किया गया। तो जब लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई तो मैं पहले भी आपसे बता चुका हूं कि अगर लोकतंत्र होगा तो संविधान होगा, क्लियर। और जब वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई तो वहां पर संविधान आया और संविधान में फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस के संविधान में फ्रांस की जनता को मौलिक अधिकार क्या कर दिए गए, प्रदान कर दिए गए, क्लियर। ये फ्रांस का इतिहास है। अमेरिका में चलते हैं, है ना। जिस तरह से भारत इंग्लैंड का गुलाम रहा, है ना, इसी तरह से अमेरिका भी इंग्लैंड का क्या रहा, गुलाम रहा, क्लियर। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कौन सा यात्री किस देश की खोज करता है। जैसे भारत के लिए पढ़ते हैं वास्को डी गामा, है ना। तो एक अमेरिकी खोज के लिए पढ़ते हैं कोलंबस को, क्लियर। एक्चुअली कोलंबस अमेरिका की खोज करने नहीं आया था 1492 में, है ना। कोलंबस को स्पेन के राजा ने भारत की खोज करने भेजा था, ठीक है। लेकिन जब वो यूरोप से भारत की ओर आ रहा था तो उस समय अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगा के आना होता था, है ना। और अफ्रीका महाद्वीप का जो अंतिम बिंदु है उसे बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप या उत्तमासा अंतरिक्ष, क्लियर। तो जब कोलंबस कैप ऑफ गुड होप में पहुंचता है तो समुद्री तूफानों के चक्कर में फंस जाता है और वो दिशा भूल जाता है। तो आना था भारत की ओर यानी पूर्व की ओर और चला कहाँ की ओर गया, पश्चिम की ओर। और कहाँ पहुंचा जाकर, अमेरिका। अमेरिका की खोज कर दी। नाम क्या दिया, नई दुनिया। अमेरिका नाम नहीं दिया, नाम दिया नई दुनिया, है ना। और अपनी समझ में भारत खोज कर चला गया था। लेकिन 1496 में एक और यात्री आया जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुस्सी। जब वो अमेरिका पहुंचा तो उसी के नाम पर उस देश का नाम क्या हो गया, अमेरिका। धीरे धीरे इंग्लैंड ने भी वहां अधिकार कर लिया, गुलाम बना लिया, ठीक। अमेरिका स्वतंत्र हुआ 4 जुलाई 1746 को, स्वतंत्र हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हुई, विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका के द्वारा बनाया गया और अमेरिका में लागू हुआ। लेकिन जो अमेरिका का संविधान प्रारंभ में था वहां पर उसमें मौलिक अधिकार शामिल नहीं थे, क्लियर। लेकिन 1791 ईस्वी में अमेरिका में 10वें संविधान संशोधन द्वारा 1791 में अमेरिका में 10वां संविधान संशोधन हुआ और इस 10वें संविधान संशोधन द्वारा अमेरिकी संविधान ने अमेरिकी जनता को क्या कर दिए, मौलिक अधिकार प्रदान कर दिए, क्लियर। तो 3 देश, तीनों का अलग अलग इतिहास। ब्रिटेन 1215, वहां की जनता ने जॉन के समक्ष मांग रखी, जॉन ने मांग ली, जिसे इतिहास में महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा गया, मिल गए मौलिक अधिकार। फ्रांस 1789 में जनता ने क्रांति की, राजा को फांसी हो गई, लोकतंत्र की स्थापना हुई, संविधान आया और संविधान ने मौलिक अधिकार क्या कर दिए, प्रदान कर दिए। अमेरिका 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ, संविधान लागू हुआ, प्रारंभ में मौलिक अधिकार नहीं थे लेकिन 1791 में 10वां संविधान संशोधन किया और इस संविधान संशोधन के द्वारा अमेरिकी जनता को मौलिक अधिकारों की क्या हो गई, प्राप्ति हो गई। अब आते हैं अपने देश पे, भारत पे, है ना, क्योंकि हम भी किसी से कम नहीं है, ठीक। हम भी अंग्रेजों के गुलाम रहे लंबे समय तक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों के गुलाम रहे। लेकिन जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, गुलामी के समय से ही हमने अंग्रेजों से अधिकारों की मांग करना क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था, है ना। अंग्रेजों के समय से ही, ध्यान देना, हमने अपने अधिकारों की मांग को करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया, क्लियर। पहली मांग जो मौलिक अधिकारों की हुई वो हुई 1896 ईस्वी में, ठीक है। 1896 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने एक विधेयक प्रस्तुत किया था जिसे नाम दिया गया था स्वराज विधेयक। भारत की बात कर रहा हूं। भारत में पहली बार अगर मौलिक अधिकारों की मांग की गई है किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कौन सा विधेयक, स्वराज विधेयक। कब, 1896, ठीक। तो भारत में मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1896 के स्वराज विधेयक में की गई। पहला, यहां से मांग शुरू हुई, ठीक। दूसरा, अब आप देखिए, एक आयरिश महिला थी जिनका नाम था एनी बेसेंट, आयरिश थी, क्लियर। और आयरिश महिला होने के साथ साथ वो भारत आ गई। और भारत कैसे आई वो भी बता देता हूँ। क्योंकि थोड़ा इतिहास का टॉपिक है, एनी बेसेंट हम नाम सुनेंगे तो लगेगा विदेशी हैं, तो रियल में विदेशी हैं, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी मुख्य भूमिका रही है, क्लियर। कैसे, 1875 ईस्वी में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक संस्था की स्थापना हुई थी जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी, क्लियर। थियोसॉफिकल सोसाइटी में 2 लोग हैं जिसके संस्थापक हैं, मैडम विलाडवस्की और कर्नल अल्टाक, ये 2 लोग हैं, है ना। 1875 में
अमेरिका के न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करते हैं मैडम ब्लाडवस्की और कर्नल अल्टाक। अंतरराष्ट्रीय संस्था थी, हर देश में इसकी ब्रांचें खोली जानी थी, है ना। और 1883 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1883 ईस्वी में भारत के मद्रास के अडयार में, अडयार नामक स्थान पर, ध्यान रखना, मद्रास के अडयार नामक स्थान पर इसकी ब्रांच खोली गई 1883 में। ठीक, 1886 में एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनकर भारत आ गई। ठीक, 1886 के कुछ समय बाद जब कर्नल अल्टाक की मृत्यु हो गई तो 1893 में मैडम ब्लाडवस्की वापस अमेरिका चली गई, है ना। और अब भारत में जो थियोसोफिकल सोसाइटी थी उसकी हेड कौन बन गई? एनी बेसेंट। और यहीं से भारतीय इतिहास में और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एनी बेसेंट की भूमिका क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी, है ना। जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम ने की थी, उस कांग्रेस की अगर प्रथम महिला अध्यक्ष कोई बनी है, क्योंकि कांग्रेस के साल भर में एक बार वार्षिक अधिवेशन होते थे दिसंबर जनवरी में, है ना, और साल भर में एक बार उनका नया अध्यक्ष चुना जाता था, तो जो उस कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है? एनी बेसेंट जी, है ना। और 1917 का जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? एनी बेसेंट ने। जब वो 1917 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी तो अध्यक्षता करते समय उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में एक बिल प्रस्तुत किया था जिस बिल का नाम था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, ध्यान रखना। ठीक, 1917 में जब एनी बेसेंट जी कांग्रेस की अध्यक्षता कर रही थी तो अध्यक्षता करते समय उन्होंने 1917 में ही एक बिल प्रस्तुत किया था जिसका नाम था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। यह बिल भी मौलिक अधिकारों से संबंधित था। तो पहली मांग बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक, दूसरी मांग 1917 एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ बिल। ठीक, जब मैं संवैधानिक विकास पढ़ा रहा था तो संवैधानिक विकास में मैंने आपको 1919 का अधिनियम पढ़ाया, फिर साइमन कमीशन पढ़ाया। ठीक, साइमन कमीशन में मैंने कहा था कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। तो जो भारत सचिव थे लॉर्ड बर्केनहेड, उन स्टूडेंटों को सब याद आ रहा होगा जिनने पिछले वीडियो देखे हैं। ठीक है, जब साइमन कमीशन भारत आया तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। जब विरोध किया तो उस समय भारत सचिव के पद पर जो थे वो थे लॉर्ड बर्केनहेड। बर्केनहेड ने कहा था कि अगर आप हमारे संवैधानिक आयोग यानी साइमन आयोग का अगर विरोध करते हैं तो आप एक ऐसे संविधान का निर्माण करो जो संपूर्ण भारतीयों को क्या हो? मान्य हो। क्लियर? इस चुनौती को भारतीयों ने स्वीकार किया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति बनाई और इस समिति को भारत का क्या करना था? संविधान का निर्माण करना था। ठीक, तो जो नेहरू समिति ने जो संविधान बनाया था, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उस रिपोर्ट में भी जो वर्तमान में हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं इनसे मिलते जुलते मौलिक अधिकारों की मांग कहाँ की गई है? नेहरू रिपोर्ट में। क्लियर? तो पहली मांग बाल गंगाधर तिलक, दूसरी मांग एनी बेसेंट, तीसरी जो मांग है मौलिक अधिकारों की वो नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है, नेहरू रिपोर्ट में आई। चौथी बात करते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और इसके वार्षिक अधिवेशन साल भर में एक बार मीटिंग होती थी, है ना। तो कांग्रेस का जो 1931 ईस्वी का वार्षिक अधिवेशन हुआ था ये हुआ था कराची में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है ना। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। तो इस अधिवेशन में भी मौलिक अधिकारों की बात उठाई गई कि हमें मौलिक अधिकार चाहिए। ठीक है, अब यहां से सीधे चलते हैं स्वतंत्रता में। ठीक, संविधान सभा बनी, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के अनुसार भारत में संविधान सभा बनी। ठीक, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया और संविधान का निर्माण करने के लिए ढेरों समितियां बनाई गई। मैंने संवैधानिक विकास में आपको समितियां पढ़ाई थी, कौन कौन सी समिति बनी थी और उसका काम क्या था, है ना। तो मौलिक अधिकार संविधान का मूल भाग है तो निश्चित है कोई ना कोई समिति इससे भी जुड़ी रही होगी। ठीक है, तो संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा में एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था परामर्श समिति। और परामर्श समिति की अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और एक और समिति बनाई गई थी जिसका नाम था मौलिक अधिकार उप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जे.वी. कृपलानी। तो संविधान सभा में या संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा थी उस संविधान सभा में मौलिक अधिकारों से संबंधित 2 समितियां बनाई गई थी। एक का नाम था परामर्श समिति जिसकी अध्यक्षता की है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और दूसरी का नाम था मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष थे आचार्य जे.वी. कृपलानी। इन दोनों समितियों ने, यानी परामर्श समिति और मौलिक अधिकार उप समिति, इन दोनों समितियों ने, ध्यान दीजिएगा, भारत जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उस रिपोर्ट के आधार पर भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक कितने मौलिक अधिकार रखे? 6। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कितने मौलिक अधिकार रखे गए? 6 मौलिक अधिकार। ठीक, इन मौलिक अधिकारों को भारतीय इतिहास में मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र
कहा जाता है। ठीक, तो यहां से आए हम मूल मौलिक अधिकारों में, यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से हम मूल मौलिक अधिकारों में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि संविधान सभा में जो संविधान का निर्माण हो रहा था वो समितियों की रिपोर्ट पर हो रहा था। तो दो समितियां मौलिक अधिकारों के लिए बना दी गई, परामर्श समिति वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में और मौलिक अधिकार उप समिति आचार्य JB कृपलानी की अध्यक्षता में। इन दोनों समितियों ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट के आधार पर संविधान सभा ने भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, है ना, कितने मौलिक अधिकार रखे? 6। लेकिन ध्यान देना, प्रारंभ में कितने थे? 7, वर्तमान में कितने हैं? 6। तो इन दोनों पॉइंटों को भी याद रखना है कि दोनों समितियों की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा ने संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार? 7 और वर्तमान में कितने हैं? 6। क्लियर? अब देखिएगा यहां से ये 6 और 7 क्लियर कर लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक, मैंने कहा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, और शुरू में मैंने कहा था कि अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 ये मूल मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। उधर जाएं तो अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 मूल मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है, लेकिन 14 से लेकर 32 मूल मौलिक अधिकार है। लेकिन ध्यान देना, जो अनुच्छेद 31 है वो वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। क्यों? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो 31 था वो संपत्ति का अधिकार था, इसलिए भारतीय संसद द्वारा इसमें संशोधन किया गया और अनुच्छेद 31 को, ध्यान देना, भाग 3 से हटाकर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया, जो अब एक मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि क्या है? एक कानूनी अधिकार है। क्लियर? तो जब संविधान लागू हुआ उस समय मौलिक अधिकार कितने थे? 7 और वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है, प्रकृति, नेचर, दो तरह का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक, है ना, या धनात्मक और ऋणात्मक, कुछ भी कह सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वो नकारात्मक या निषेधात्मक है। क्योंकि अब ये समझना क्यों नकारात्मक है, क्योंकि जो संविधान है ना, संविधान मौलिक अधिकार राज्य को नहीं दे रहा है, देश को नहीं दे रहा है, व्यक्तियों को दे रहा है। ध्यान देना, दो टॉपिक पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक हैं क्योंकि राज्य को मिले हैं, राज्य लागू करे या ना करे राज्य की इच्छा है, लेकिन मौलिक अधिकार राज्य को नहीं मिले हैं, व्यक्ति को मिले हैं और राज्य द्वारा लागू किए ही जाएंगे। और अगर राज्य नहीं लागू करता है तो न्यायालय के माध्यम से इन्हें क्या करवा लेंगे? लागू करवा लेंगे, है ना। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा होगा? राज्य के द्वारा होगा। इसलिए इनकी प्रकृति कैसी है? निषेधात्मक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मौलिक अधिकार कभी हटाई नहीं जा सकते हैं, कभी नहीं हटाए जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनका क्या होता है? निलंबन होता है, समाप्त किए जाते हैं कुछ टाइम के लिए, इन्हें हमेशा के लिए नहीं हटा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का सिर्फ और सिर्फ निलंबन होता है कुछ समय के लिए। जब समय वो कौन सा है? जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल या संविधान का अनुच्छेद 352 लगा हो, तो सारे के सारे मौलिक अधिकार समाप्त होंगे। लेकिन ध्यान देना, उस कंडीशन में भी दो मौलिक अधिकार हमारे समाप्त नहीं होते हैं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। यानी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिन्हें किसी भी परिस्थिति में समाप्त घोषित नहीं किया जा सकता है। क्लियर? तो ये मौलिक अधिकार है। अगर मौलिक अधिकारों को हम देखें तो जो मौलिक अधिकार हैं ये न्यायोचित हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को मिले हैं, है ना, जिन्हें राज्य द्वारा लागू ही किया जाएगा, ना करने का सवाल ही नहीं है। और अगर राज्य लागू नहीं करता है तो न्यायालय के माध्यम से लागू करवा लेंगे। अर्थात मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं। इन अधिकारों का हनन होने पर या उल्लंघन होने पर हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रत्येक राज्य के हाई कोर्ट में इनके विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार संविधान द्वारा व्यक्ति को दिए गए हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने की जो गारंटी है ना, वो सुरक्षा करने की गारंटी कौन लेता है? न्यायपालिका। क्लियर? मौलिक अधिकार जैसे मैंने कहा कि व्यक्ति को मिले हैं किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। तो हनन भी कौन करेगा? राज्य करेगा। क्लियर? लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर अपन इतनी बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं कि मौलिक अधिकार ऐसे, मौलिक अधिकार वैसे, लेकिन है ना, एक चीज हमेशा याद रखना, संविधान हमें जो कुछ भी देता है, संसद चाहे तो वो
चेंज कर सकती है। क्यों? क्योंकि संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। तो अगर मैं कह दूं कि मौलिक अधिकार स्थायी हैं, परमानेंट हैं, कोई छेड़खानी नहीं होगी, गलत है ना। संसद जब चाहे तब मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में, पूरे संविधान में संशोधन का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। अर्थात मौलिक अधिकार स्थायी नहीं होते हैं। क्लियर? एक पॉइंट और याद रखना, अगर 352 लगा है तो दो मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होंगे, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। तो ये हमारे मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकारों का एक सामान्य परिचय है, सिर्फ परिभाषा मैंने आपको क्लियर की है, फिर से एक बार रिवाइज किए दे रहा हूं, है ना। मैंने कहा है कि मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के रूप में जन्म लेते ही प्रकृति द्वारा हमें क्या कर दिए जाते हैं? प्रदान कर दिए जाते हैं। इन्हें किसी भी देश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है ना। अगर हमारे देश के अंदर कोई विदेशी व्यक्ति भी आता है तो उसे भी सभी के सभी मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे रहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ किसे मिलेंगे? भारतीयों को या हमारे देश के नागरिकों को, जैसे 15, 16, 19, 29, 30। ये मौलिक अधिकार क्यों हैं? क्योंकि ये व्यक्ति का चहुमुखी विकास करते हैं, अर्थात बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक और भौतिक। ठीक। विश्व स्तर पर पहली मांग इंग्लैंड में 1215 में सम्राट जॉन के समक्ष, दूसरा फ्रांस 1789 फ्रांसीसी क्रांति के बाद, तीसरा अमेरिका, है ना, 1791 में अमेरिका के 10वें संविधान संशोधन द्वारा, और चौथा भारत। पहली मांग बाल गंगाधर तिलक, दूसरी मांग एनी बेसेंट, तीसरी रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट 1928 की, चौथी कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। इसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक। संविधान सभा का काम क्या था? संविधान का निर्माण करना। अनेक समितियां बनाई गई। मौलिक अधिकारों से संबंधित दो समितियां बनी। परामर्श समिति, अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, दूसरी मौलिक अधिकार उप समिति, अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी। दोनों समितियों ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार? 7, लेकिन वर्तमान में 6, क्योंकि जो 31वां अनुच्छेद है या 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, ध्यान दीजिएगा, है ना, उसे वर्तमान में मौलिक अधिकारों से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया, जो मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि क्या है? एक कानूनी अधिकार है। ठीक। मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? निषेधात्मक है, क्योंकि किसे मिले हैं? व्यक्ति को। किसके विरुद्ध मिले हैं? राज्य के। राज्य इच्छा हो या ना हो, मौलिक अधिकारों को लागू करना आवश्यक है। राज्य मौलिक अधिकार लागू ही करेगा, और अगर राज्य मौलिक अधिकार लागू नहीं करता है तो हम न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत हम मौलिक अधिकारों को क्या करवा सकते हैं? लागू करवा सकते हैं। क्लियर? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा होगा? राज्य के द्वारा। और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी किसके द्वारा दी जाती है? न्यायपालिका के द्वारा। क्लियर? तो ये था मौलिक अधिकारों का एक सामान्य परिचय। जो नेक्स्ट वीडियो अपना रहेगा, उस वीडियो को नेक्स्ट जो मौलिक अधिकार हैं, इसे कई वीडियो में अपन डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। पहला वीडियो मौलिक अधिकारों का परिचय है। दूसरी वीडियो में अपन 2 अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 है, क्योंकि ध्यान रखना ये मूल मौलिक अधिकार नहीं है। एक शब्द बार बार आ रहा है, राज्य राज्य राज्य, है ना। जैसे मैंने कहा कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध मिले हैं, तो अनुच्छेद 12 में सबसे पहले किसे स्पष्ट करेंगे? राज्य को, कि राज्य क्या है। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकारों को कब कम किया जा सकता है, कब इनका अल्पीकरण किया जा सकता है। फिर अपन चलेंगे अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक, लगातार कितने मौलिक अधिकार? 6। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। तो आज के वीडियो में मौलिक अधिकारों का सामान्य परिचय है। जो कल से वीडियो होगा उसमें मूल मौलिक अधिकारों में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। ठीक है। आप लोग लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे प्रमोट करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।